469 दिन, 50,000 से ज़्यादा मौतें, 1 लाख से ज़्यादा घायल, 19 लाख से ज़्यादा विस्थापित और 22 लाख पर भुखमरी का संकट। ये इजराइल हमास जंग का अब तक का हासिल रहा है, बड़ा दुखद। लेकिन अब इस पर एक फुल स्टॉप भी लग सकता है। 15 जनवरी को इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील पूरी हो गई। इसके साथ मिडिल ईस्ट के सबसे हिंसक विवाद में शांति की उम्मीद पैदा हुई। लेकिन ये शांति स्थायी है या अस्थायी? इजराइल और हमास सीज फायर के लिए राजी कैसे हुए? डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन? सीज फायर कराने का क्रेडिट किसे मिलेगा और इस डील का हिंदुस्तान और बाकी दुनिया पर क्या असर दिख सकता है? आज के राजदूत में हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबर गांव देख रहे हैं। आज इजराइल हमास सीज फायर डील की हम चर्चा करने वाले हैं। पहले इस डील के कुछ अहम किरदारों के बारे में आपको बता देते हैं। आप जानते ही हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन तो बनता ही है। पहला किरदार हमास है। पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। इसका शाब्दिक अर्थ है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। हमास 1987 में बना, गाज़ा पट्टी में। गाज़ा पट्टी फिलिस्तीनी टेरिटरी के दो हिस्सों में से एक है, दूसरा हिस्सा वेस्ट बैंक है। गाज़ा पट्टी की उत्तरी और पूर्वी सीमा इजराइल से लगती है, दक्षिण की तरफ मिस्र है, जबकि पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, मेडिटेरेनियन सी जिसको हम कहते हैं। बहरहाल हमास का मकसद इजराइल का समूल नाश था। पहले और दूसरे इंतफादा में उसने कई हमले भी किए और बदले में इजराइल ने हमास के लीडर्स को टारगेट करना शुरू किया। गाज़ा पट्टी में यासिर अराफात के संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का बेस भी था, लेकिन वहां हमास की पॉपुलैरिटी उससे कहीं ज़्यादा हो गई। फिर 2006 में फिलिस्तीन में हुए आम चुनाव और इसमें हमास ने बहुमत हासिल किया, मगर PLO पावर छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था। इसके चलते हमास और PLO के बीच झगड़ा होने लगा, एक तरह का गृहयुद्ध मान लीजिए आप फिलिस्तीन के अंदर। आखिर में हमास विजेता साबित हुआ। 2007 में उसने PLO को बाहर निकाला और तब से न तो फिलिस्तीन में चुनाव हुए हैं और न हमास ने गाज़ा का कंट्रोल छोड़ा है। PLO का कंट्रोल वेस्ट बैंक में सीमित है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में PLO को ही फिलिस्तीन का प्रतिनिधि माना जाता है। दूसरी तरफ हमास को इजराइल और अमेरिका समेत अधिकतर पश्चिमी देशों ने आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया हुआ है। हमास की ताकत को पुष्ट करने में किडनैपिंग की एक घटना का बड़ा महत्व है। जून 2006 में हमास के लड़ाके सुरंग बनाकर इजराइल में घुसे और एक इजरायली सैनिक को उठाकर ले गए, जिसका नाम था गिलाड शालित। इसे छुड़ाने के लिए इजराइल ने फौज उतारी, स्पेशल ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन कामयाबी नहीं हासिल हुई। आखिरकार 2011 में जाकर समझौता हुआ और तब जाकर शालित को छोड़ा गया। बदले में इजराइल को 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को करना पड़ा रिहा, और इन्हीं में से एक थे याह्या सिनवार, जो आगे चलकर हमास के सबसे बड़े लीडर हुए। 2011 के बाद हमास और इजराइल के बीच 3 और संघर्ष हुए, 2012, 2014 और 2021 में, लेकिन ये फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं बदले। फिर 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया, 1100 से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया, 250 से ज़्यादा को बंधक बनाकर ले गए और उसके बाद इजराइल ने गाज़ा के खिलाफ जंग का ऐलान किया। वो 2 मकसदों के साथ में गाज़ा में घुसे थे। पहला मकसद था हमास की लीडरशिप का पूरी तरह से खात्मा और दूसरा बंधकों की सुरक्षित वापसी। 15 महीनों तक चली लड़ाई में इजराइल ने हमास को पर्याप्त नुकसान पहुंचा दिया। इस्माइल हानिये से लेकर याह्या सिनवार तक ग्रुप के सभी बड़े लीडर्स आज मारे जा चुके हैं। हमास जंग से पहले वाली स्थिति में नहीं है, कई सालों तक नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका अंत पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि आतंकवादी संगठन कहें या इंसर्जेंट मूवमेंट, इस तरह के जो संगठन होते हैं वो कुछ लोगों की हत्याओं से या कुछ लोगों के मारे जाने से पूरी तरह बंद नहीं हो पाते हैं। ये पूरे दुनिया भर की रियलिटी है। जहाँ तक बंधकों को छुड़ाने की बात है, नवंबर 2023 में पहला संघर्ष विराम समझौता हुआ था। उसमें 100 से ज़्यादा बंधकों की रिहाई हुई, लेकिन उसके बाद से बात आगे नहीं बढ़ रही थी। इजरायली फ़ौज ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर कुछ लोगों को छुड़वाया भी, कुछ लोगों की डेड बॉडीज़ को भी बरामद किया, लेकिन बाकी बंधकों का पता नहीं चल रहा था। इसी को हमास ने बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया। आखिर में इजराइल को हमास की कुछ शर्तें माननी ही पड़ी, तभी सीज फायर डील हो पाई है। अब आप दूसरे किरदार की तरफ चलिए, ये है इजराइल। इजराइल वेस्ट एशिया के छोर पर बसा हुआ है।
पश्चिमी सीमा इसकी भूमध्य सागर से लगी है। इसके उत्तर में लेबनान और सीरिया है, पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण में मिस्र है। इजराइल बना मई 1948 में। फिलिस्तीन का तब बंटवारा हुआ था और इसीलिए फिलिस्तीनी लोग इजराइल बनने से खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि उनकी ज़मीन का एक हिस्सा उन्हीं के हाथ से बाहर चला गया। उन्हें अरब देशों का फिर साथ मिला और इस तनाव का परिणाम 3 अरब इजराइल युद्धों में दिखा है। आखिरी अरब इजराइल जंग हुई थी 1973 में। उसके बाद अरब देशों ने इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने शुरू किए। उनके लिए फ़िलिस्तीन सबसे बड़ा मुद्दा नहीं रह गया और ऐसे में लोकल गुटों को मोर्चा संभालना पड़ा। फिर फतह मूवमेंट, फ़िलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हमास जैसे संगठनों का उभार हुआ। होम ग्रोन 1980 के दशक में फतह ने भी इजराइल के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। ऐसे में हमास इजराइल के साथ हिंसक लड़ाई का प्रतिनिधि बन गया। अब ये फैक्ट है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक में बहुत सारी अवैध बस्तियां बसाई हैं। इसके अलावा जंग शुरू होने से पहले उसने गाज़ा में आने जाने का रास्ता कंट्रोल कर रखा था। जंग के बाद उसने पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी और यत्र तत्र सर्वत्र हमले किए। इसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए, जिनमें हज़ारों बच्चे थे। इसकी वजह से इजराइल पर इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन और युद्ध अपराध जैसे संगीन इल्ज़ाम लगे। इजराइल ने तर्क दिया कि वो सेल्फ डिफेंस में अटैक कर रहा था। जो बच्चों और बेगुनाह लोगों की मौत हुई वो कोलैटरल डैमेज है। आप एक बार सोच के देखिएगा कि यही बात अगर हमास कह दे या कोई दूसरा मुस्लिम मुल्क कह दे तो उसे कैसे लिया जाएगा। तीसरा किरदार है यूएस इजराइल से हज़ारों किलोमीटर दूर बसा है और फिर भी इजराइल की मदद करने को वो आया ही। सबसे ज़्यादा मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एड अगर कहीं से मिली है इजराइल को तो वो अमेरिका ही है। इसके अलावा उसने रेड सी और मेडिटेरेनियन में भी अपने युद्धपोत तैनात किए। ईरान और यमन से जो प्रेशर पड़ा, जो हमले हुए, जो मिसाइल आई, उनको भी रोकने में, इंटरसेप्ट करने में बहुत मदद की। प्रो फिलिस्तीन धड़े ने इल्ज़ाम लगाया कि गाज़ा में हो रहे कत्लेआम में अमेरिका बराबर का भागीदार है। अप्रैल 2024 में अमेरिका के कॉलेजों में इजराइल के खिलाफ ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए, यानी अमेरिका को भी जंग का ताप तो झेलना ही पड़ा। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में इजराइल हमास जंग एक बड़ा मुद्दा थी। अमेरिका में 4 दिन बाद निज़ाम बदलने ही वाला है। आज से अगर आप गिनेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है। 7 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि अगर मेरे शपथ लेने से पहले सभी बंधक वापस नहीं लौटे तो मिडिल ईस्ट में तबाही होगी। डील अनाउंस होने के बाद ट्रंप ने अपनी पीठ को थपथपा दिया। उन्होंने लिखा कि यह हमारी जीत के बिना संभव नहीं हो पाता। वही मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए ये साख का सवाल था कि जाते जाते अपनी अगर आत्मकथा लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता मेरी टीम ने फाइनल करवाया है। जानकारों का मानना है कि बाइडेन इसे अपनी विरासत के तौर पर साथ लेकर जाना चाहेंगे, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि जिस डील पर अभी सहमति बनी है वो मई 2024 में ही तैयार हो चुकी थी, लेकिन इस पर मुहर तब लग रही है जब ट्रंप का शपथ ग्रहण नज़दीक आ गया है। यानी ट्रंप फैक्टर को आप सिरे से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक और बात, डील पर बातचीत के दौरान बाइडेन के साथ साथ ट्रंप के प्रतिनिधि स्टीव विटफॉक भी मौजूद थे। दोनों ने साथ मिलकर काम किया, इसलिए इसे कलेक्टिव एफर्ट की तरह देखा जाना चाहिए। वैसे भी यूएस में जब ट्रांजिशन होता है, यानी कि एक राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होता है, दूसरे राष्ट्रपति को आना होता है, तो उन्हें लगातार सारी चीज़ों पर ब्रीफ किया जाता है ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो। जब इतने बड़े मैटर्स होते हैं जितना कि ये सीज फायर डील थी, उसमें दोनों प्रेसिडेंट, निवर्तमान और जो आने वाले हैं, उन दोनों को जानकारी में रखा जाता है। अब चौथे किरदार की कहानी पर आते हैं। ये है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये ईरान समर्थित गुटों का समूह है। इसमें यमन के हूती विद्रोही, इराक के शिया गुट, बशर अल असद वाली सीरिया सरकार, अब तो असद की सरकार रही नहीं वहाँ पे वैसे, लेबनान का हिजबुल्लाह और गाज़ा से हमास जैसे गुट शामिल थे। उन्होंने हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले भी किए, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट ही हो गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई बड़े लीडर मारे जा चुके हैं। उसने नवंबर में इजराइल के साथ संघर्ष विराम कर लिया है कि इस पचड़े से हमें तो निकालिए। जनवरी 2025 में लेबनान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव हुए। उसमें उन्हें भारी झटका लगा, यानी उनकी पॉलिटिकल ताकत भी कम हुई है। फिर यह बात भी है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो लीडर है ईरान, उसके घर में भी हाल ठीक नहीं है, समस्याओं में उलझा हुआ है, पहले जैसी मदद देने की हालत में नहीं है। असद के पतन की एक बड़ी वजह ईरान का कमज़ोर होना भी था। पांचवा किरदार है और बड़ा दिलचस्प, कतर, अल जजीरा का घर। 15 जनवरी का युद्ध विराम समझौता कतर की राजधानी दोहा में पूरा हुआ। जंग की शुरुआत से कतर मध्यस्थ की भूमिका में है। नवंबर 2023 में पहला संघर्ष विराम भी उसी ने करवाया था। बीच में कतर पर इल्जाम लग रहे थे कि वो पक्षपाती हो रहा है, फिलिस्तीनियों का साथ दे रहा है। फिर उसने मध्यस्थता छोड़ने की धमकी दे दी कि भाई तुमसे बनता है तुम कर लो, लेकिन वो अंत तक फिर भी बना रहा और सीज फायर डील का ऐलान कतर की ओर से ही हुआ। इस जंग के छठे और सबसे अहम किरदार हैं इजराइल और फिलिस्तीन के आम लोग,
ये लड़ाई कभी नहीं चाहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं आम फ़िलिस्तीनियों और आम इजरायलियों का हुआ। जब अक्टूबर 2023 में हमास ने हमला किया तब उनके निशाने पर आम लोग थे, म्यूज़िक फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले नौजवान थे, घरों में आराम करते बुजुर्ग थे, अपनी दिनचर्या पर जाते कामगार। जो हमास बंधक भी ले गया है वो इन्हीं लोगों में से आते हैं। फिर जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसने भी कोई भेद नहीं किया कि कौन आतंकवादी है और कौन आम नागरिक है। अगर हमास पर इल्ज़ाम है बच्चों के कत्ल का तो इजराइल पर भी है। इजराइल ने अस्पतालों, स्कूलों, धार्मिक स्थलों से लेकर रिहायशी इलाकों तक कुछ भी नहीं बख्शा। उसने दावा किया कि हमास इनका इस्तेमाल छिपने के लिए कर रहा है, इसलिए उसकी कार्रवाई जायज़ है। फिर बहुत सारे डिप्लोमेटिक टर्म्स पर बहस हुई, मगर वो सिर्फ नई नई बहसों को जन्म दे रहे थे। धरातल पर स्थिति विभत्स होती जा रही थी। सीज फायर डील के बाद विस्थापितों को वापस लौटने का मौका मिल जाएगा, वो नए सिरे से जीवन शुरू कर पाएंगे, बंधक अपने परिजनों से मिल सकेंगे और हो सकता है कि इमारतें पहले से ज़्यादा मजबूत और बेहतर बन जाएं। लेकिन जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके ट्रॉमा की हम और आप कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब सीज फायर डील के बारे में जान लेते हैं। ये समझौता 19 जनवरी 2025 की सुबह से लागू होना है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर बातचीत अभी भी चल रही है। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डील पर स्टेटमेंट जारी करने से मना किया। डील पर फाइनल अप्रूवल इजराइल की कैबिनेट को लेनी है। नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से कहा गया कि हमास जानबूझकर रोड़े अटका रहा है, जब तक वो मसला नहीं सुलझाता कैबिनेट की मीटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। ये एपिसोड राजदूत का जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इजरायली कैबिनेट की मीटिंग शुरू नहीं हो पाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की आपत्ति हमास के 1-2 मिलिट्री लीडर्स पर है। हमास चाहता था कि उन्हें भी अदला बदली में शामिल किया जाए, मगर इजराइल इस पर राजी नहीं है। खैर, डील को लेकर अभी तक क्या क्या जानकारी सामने आई है वो तो आपको बता ही देते हैं। युद्ध विराम होगा 3 चरणों में पूरा। पहला चरण 6 हफ्तों का है। इसमें 33 बंधकों को छोड़ा जाएगा हमास की तरफ से। इनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, 50 से ऊपर के आम नागरिक होंगे, इजरायली सिटीजन जिनको अबडक किया था हमास के लोगों ने, आतंकवादियों ने, मिलिटेंट्स ने, आप जो भी बोलते हो। इसके बदले इजराइल अपनी जेल में बंद हज़ारों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ये भी सारे मिलिटेंट्स नहीं, कई आम लोग हैं। असल संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें 1000 ऐसे होंगे जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किया गया। इसी चरण में इजरायली फौज गाजा के शहरों से पीछे हटेगी। वो इजराइल गाजा बॉर्डर से 700 मीटर से आगे नहीं जा पाएगी। वैसे जो फिलिस्तीनियों को छोड़ने की बात हुई है उसमें इजराइल ने क्लियर किया है कि जो लोग हमले में शामिल थे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इजराइल उत्तरी गाजा के विस्थापितों को वापस लौटाने में अड़ंगा नहीं डालेगा, ऐसा भी कह रहा है। हर दिन राहत सामग्री वाले 600 ट्रकों को गाजा जाने की इजाज़त मिलेगी। वेरी वियर्ड, अगर आप संघर्ष विराम कर रहे हैं तो 600 क्यों, 6000 क्यों नहीं। इन सब के अलावा घायल लोगों को इलाज के लिए रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से जाने भी दिया जाएगा। रफा बॉर्डर पर बने फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इजराइल अपने सैनिकों को हटाएगा और 50 दिन से पहले उन्हें पूरी तरह खाली कर देगा इस इलाके को। ये कॉरिडोर इजिप्ट और गाजा पट्टी के बीच की सीमा है। दूसरे और तीसरे चरण में क्या होगा, आप पूछेंगे आप। इस पर अंतिम मोहर पहले चरण के बीच में लगेगी, अगर समझौते का सही से पालन होता है तो। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने लिखित में कोई वादा नहीं किया है कि पहले चरण को पूरा करने के बाद भी वो जंग शुरू नहीं करेगा। हालांकि मीडिएटर्स ने दावा किया है कि वो इजराइल पर प्रेशर बनाएंगे। दूसरे चरण में हमास जीवित बचे बाकी बंधकों को छोड़ देगा। इजराइल को भी बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। इसके बाद इजराइल अपने सभी सैनिकों को गाजा से बाहर निकाल लेगा, लेकिन ये भी इजरायली कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही होगा। कैबिनेट में कई मंत्री हमास से सीज फायर डील के खिलाफ भी हैं। ये जो लोग खिलाफ हैं उनका कहना है कि हमास से समझौते का मतलब है सरेंडर करना, डील विद द डेविल। अगर वो किसी तरह पहले फेज पर सहमति देते भी हैं तो दूसरे फेज के लिए आनाकानी कर सकते हैं। उनके बिना नेतन्याहू के लिए सरकार में बने रहना भी मुश्किल है, इसलिए संघर्ष विराम का दूसरा फेज सबसे ज़्यादा जटिल हो सकता है। अगर संघर्ष विराम के दोनों चरण पूरे हो जाते हैं तब जाकर तीसरे चरण पर बात होगी, वो शुरू होगा। इसमें गाजा की रिकंस्ट्रक्शन का पूरा प्लान होगा। बदले में हमास मृत बंधकों के अवशेष इजराइल को लौटा देगा। जंग के बाद गाजा का कंट्रोल किसके पास रहेगा, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल के लिए कंट्रोल हमास के पास ही रहेगा। इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसने कोई अल्टरनेट प्लान भी नहीं दिया है। हालांकि यूएस जरूर कह रहा है कि वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीन अथॉरिटी चला रही है उसे गाजा का नियंत्रण भी दे देना ठीक रहेगा। अब सवाल ये आता है कि क्या युद्ध विराम के बाद इजराइल फिलिस्तीन विवाद सुलझ जाएगा? इसका सिंपल जवाब है बिल्कुल नहीं। हारुकी मुराकामी अपने उपन्यास काफका ऑन द शोर में लिखते हैं, देयर इज नो वॉर दैट विल एंड ऑल वॉर्स, यानी लड़ाई से किसी लड़ाई का अंत कभी नहीं हुआ। जब तक हिंसा का विकल्प चुना जाता रहेगा तब तक ये चक्र चलता रहेगा। इजराइल फिलिस्तीन का विवाद 77 बरसों से चला आ रहा है।
इसका एक ज़रूरी समाधान टू स्टेट सॉल्यूशन में है, जिसका समर्थन हिंदुस्तान ने भी किया है। ताकि इजराइल बना तो एक फिलिस्तीन देश की भी स्थापना हो जाए, लेकिन इसमें समय समय पर व्यवधान आता रहता है। फिलिस्तीनी गुटों में तालमेल की भारी कमी है, उनके बीच अपने भविष्य को लेकर कोई सामंजस्य नहीं है। अधिकतर गुटों का जोर शांतिपूर्ण समझौते से ज़्यादा हिंसा पर रहा है, और जो गुट बातचीत के लिए जाता है उसे वो कह देते हैं गद्दार। सबका सपोर्ट नहीं मिलता। इसके अलावा दूसरे देश इस विवाद का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। दूसरी तरफ इजराइल में जो धुर दक्षिणपंथी नेताओं का उभार है वो बढ़ रहा है। जो राइट विंग लोग हैं वहाँ के, ऐसे लोग फिलिस्तीन का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते हैं। वेस्ट बैंक में अवैध सेटलमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। फिलिस्तीनियों के अधिकारों को दरकिनार किया जा रहा है, और टू स्टेट सॉल्यूशन को बहस से गायब कर दिया गया है। इससे भी शांति की उम्मीदें धराशायी होती हैं। हिंदुस्तान पर और दुनिया के बाकी देशों पर क्या असर दिख सकता है, अब इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। युद्ध विराम के बाद मिडल ईस्ट में शांति की उम्मीद तो है। मिडल ईस्ट में शांति का मतलब है एशिया और यूरोप के बीच होने वाला ट्रेड आसान हो जाएगा। लड़ाई के दौरान शिप्स पर हमले का खतरा मंडरा रहा था। अगर ये खतरा कम होता है तो सप्लाई चेन बेहतर तरीके से काम कर पाएगी, ग्लोबल ट्रेड अपनी गति से चलता रहेगा। जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़े हैं शिप्स के, वो भी कम होंगे, दाम नीचे आ सकते हैं। दूसरी बात, भारत के मिडल ईस्ट के देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं। इंडिया एक बहुत पॉपुलर कंट्री है वहाँ। उनसे हम कच्चा तेल, गैस और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। उन देशों में लाखों की संख्या में हिंदुस्तानी लोग काम करते हैं, बहुत सारी रेमिटेंस यहाँ भेजते हैं। शांति काल में ये सब सुचारू ढंग से चलता रहता है। आज का राजदूत यहीं पर हम कंक्लूड कर रहे हैं। इसे अभिषेक ने लिखा, इरशाद ने शूट किया और निवेदिता ने उनकी मदद की। आप देखते रहिए खबरगांव।